हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल डेवलपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद फिर वेरियस टाइप के हम लोगों ने वीडियोस देखे और उसमें हम लोगों ने एनालाइज करने की कोशिश की कि आखिरकार भारत का स्ट्रक्चर किस तरह का था। यानी कि हम लोगों ने सिर्फ एक कह सकते कि ऊपर ऊपर में नॉलेज ले ली है कि आखिरकार भारत का स्ट्रक्चर किस तरह का था, यानी कि भारत का इतिहास किस तरह का था। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले लाइट वर्जन में कह सकते हैं कि हम लोगों ने नॉलेज ले लिया। अब हम लोग को क्या करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर प्लेस को चूज़ करना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं एक शहर को चूज़ करना चाहिए और उसमें हम लोग देखेंगे कि आखिरकार उस टाइप में, यानी कि उस वक्त में किस तरह के लोग रहते थे। तो इसलिए सबसे पहले अब हम लोग शहर को लेंगे या फिर कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के, यानी कि वन कैटेगरी का सभ्यता को लेंगे कि आखिरकार उस टाइम में लोग किस तरह के थे। ठीक है, तो इसके लिए आज हम लोग का जो टॉपिक है कह सकते हैं कि यहीं से स्टार्टिंग होता है। तो सिंधु सभ्यता यानी कि स्टार्टिंग मतलब क्या है, आप लोग जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यहीं से समझ में आएगा आप लोग को। हम लोगों ने पूरा देश देख लिया कि किस तरह का रहा होगा मेनली, जैसे कि वेरियस टाइप के हम लोगों ने वीडियोस देखे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पुरातत्व संबंधित साहित्य में हम लोगों ने देखा, उसके बाद फिर विदेशी का विवरण और फिर धर्म ग्रंथ हमारे भारत के बारे में क्या बताता है। इस टाइप के वेरियस टाइप के हम लोगों ने वीडियोज़ देखे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। ये कह सकते हैं कि एक सभ्यता है, तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, यानी कि जो भी मतलब मान लीजिए कि कुछ मिस्टेक हो या फिर लंबा जाएगा तो थोड़ा सा आप इसको 2-3 बार में देख लीजिए। यानी कि यदि आपको बहुत ही लॉन्ग लग रहा है तो इसे आप 2-3 बार में देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इसे एक बार ही देख लीजिए, तब पर मतलब इसमें क्या होगा कि आप लोगों को पूरी तरह से नॉलेज रहेगा कि किस तरह का एक्चुअल में सिंधु सभ्यता था। ठीक है, तो स्टार्टिंग होता है कि पॉइंट नंबर 1 में दिया है कि रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। यानी कि ये क्या कहता है कि जैसे C14 जैसे, जिसमें ये एक तरह का कह सकते हैं कि डिवाइस होता है जिसमें हम लोग एनालाइज करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट या फिर कह सकते हैं कोई भी धातु या कोई मतलब चीज़ कितना पुराना है। ठीक है, इससे हम लोग को पता चलता है। तो उससे हम लोग को क्या पता चलता है कि सिंधु सभ्यता का जो मतलब कह सकते हैं अवशेष या फिर जो हम लोग को मूर्ति मिले, उससे हम लोग को एनालाइज होता है कि ये 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में रहा होगा। ठीक है, सोचिए आज से 2400 साल पहले का ईसा पूर्व जब कर रहा है तो आज से 2400 साल, यानी कि इधर हो गया आई थिंक 1500, और उसके बाद फिर सोच लीजिए 1500 2020 तो 25 साल आप यदि इसको माइनस भी कर देते हैं तो सोचिए ये कितना साल पुराना होगा, यानी कि 3,500 साल पुराना इस तरह का कुछ रहा होगा यदि इसको हम लोग लेते हैं तो इस तरह का ये इतना पुराना सभ्यता है। और इसका विस्तार यानी कि कह सकते हैं कि ये सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है इस तरह का। ठीक है, जैसे कि कोई भी शहर का बनावट होता है, कोई इस तरह का रहता है, चारों ओर फैला हुआ रहता है, इस तरह के वेरियस टाइप का होता है, तो इसका त्रिभुजाकार था। ठीक, नेक्स्ट में है कि सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी। मेनली क्या हुआ था कि उस टाइम में 1921 हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस टाइम में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने वहाँ पर देखा था कि यहाँ पर कुछ अवशेष मिल रहे हैं जो कि मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले। तो इसके लिए उन्होंने एक अंग्रेज ऑफिसर को कहा कि यहाँ पर आप खुदाई कीजिए और मे भी हो सकता है कि यहाँ से कुछ अजीब सी चीज़ हम लोग को मिल रहा है, तो ये कुछ रहस्य हो सकता है। सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट में देखते हैं कि आखिरकार 3 पॉइंट में क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रव्य एवं भूमध्य सागरीय थे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, उस काल को जहाँ पर लेख लिखे गए लेकिन पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, उसे हम लोग आदि ऐतिहासिक कहते हैं। याद आ गया आप लोगों को, ये हम लोग उस टाइम में कह सकते हैं कि रखा हुआ है, रख सकते हैं। ठीक है, इस युग को हम लोग सभ्यता को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में रख सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट में है सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक, ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणा की। देखिए, मैंने अभी भी कहा था यहाँ पर जब आप लोग पढ़ा रहा था कि शायद 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने खोज की, और इन्होंने मैंने क्या कहा कि इन्होंने एक ऑफिसर को कहा था, तो वो जो ऑफिसर था वो यही था, सर जॉन मार्शल। इनको ही मतलब दयाराम साहनी जी ने कहा कि यहाँ पर खोदाई कीजिए, आपको यहाँ पर कुछ मिल सकता है। तो ये उन्होंने 1924 में, उन्होंने खोज कब की, 1921 में, मेनली उन्हीं को माना जाता है। तो 1924 में इन्होंने खोज की और
एक पूरा सभ्यता होने का इन्होंने ऐलान किया, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज़ों का ही ज़्यादा चलता था इस टाइम, मतलब 1947 के नीचे में, ठीक है, नीचे मतलब उधर। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट में है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुतकागोड और बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चीनाब नदी के तट पर अंकुर के निकट मादा जम्मू एंड कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। यानी कि ये कहना क्या चाह रही है पॉइंट की जो सिंधु सभ्यता थी वो नदी के किनारे रहा करती थी। आप देखिए कि ज़्यादातर बड़े बड़े जो शहर है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग के इंडिया में ही, मुंबई या फिर कह सकते हैं लंदन, ये जो बड़े बड़े शहर है वो ज़्यादातर नदी के किनारे रहते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पर ये जो सिंधु सभ्यता है वो भी पूरी तरह से नदी के किनारे में ज़्यादा बसा करता था। जैसे कि यहाँ पुरास्थल दशक नदी के किनारे, ठीक, एक हो गया दशक नदी, उसके बाद फिर यहाँ पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी, उसके बाद फिर किनारे आलमगीरपुर, उत्तरी पुरास्थल देखिए चीनाब नदी। ये मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर समुद्र के कह सकते हैं कि आसपास में बैठा करते थे, इसलिए ये ज़्यादा विकसित हुए। अब कितना विकसित हुए इसको हम लोग आगे में पढ़ेंगे। और मेनली ये हम लोगों को दो चीज़ बताता है, एक तो ये कि ये नदी कह सकते कि आसपास में बैठा था, यानी कि ये जो सभ्यता थी वे बहुत ही कह सकते हैं विकसित थे। और इसका जो मतलब कह सकते कि पर्टिकुलर एरिया कुछ पाकिस्तान में था और कुछ इंडिया में था, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये बलूचिस्तान, उसके बाद फिर मेरठ उत्तर प्रदेश, इस टाइप के, ठीक है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में कि सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। यह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबांगान है, ठीक है। मतलब देखिए बहुत सारे मतलब कह सकते कि देखिए इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये चूँकि एक सभ्यता है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जाति कह सकते हैं। जाति से यहाँ पर मेरा मतलब हिंदू मुसलमान वो नहीं है कि ये मतलब एक जाति थे कि ये यहाँ पर एक ही टाइप के कह सकते हैं कि यदि उच्च कैटेगरी, यानी कि माइंडसेट इन लोगों का सेम था। जैसे कि एक होता है ना कि इसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए आप एग्जांपल ले लीजिए कि चलिए कश्मीर का ले लेते हैं। तो कश्मीर में एक अलग माइंडसेट बना हुआ है। अब कैसे, देखो वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं, आई थिंक, ठीक है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता। उसके बाद फिर मुंबई में आप देख लीजिए कि वहाँ पर ज़्यादा बिजनेस होते। तो ये मतलब एक टाइप का आप कह सकते कि माइंडसेट। अब यदि कश्मीर से हैं तो बुरा मत मानिए, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर आतंकवादी इस तरह का होता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक अलग माइंडसेट है, यहाँ पर एक अलग माइंडसेट है। तो यही मेनली यहाँ पर कहा जा रहा है। मैं भी आप इसे बहुत ही डीपली मत लीजिएगा कि कश्मीर के बारे में इस तरह का कुछ, छोड़िए, इग्नोर कीजिए, ये सिर्फ एग्जाम्पल के जैसा ही समझिए, ठीक है। तो नेक्स्ट में आते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। यानी कि स्वतंत्रता, यानी कि 1947 में जब हम लोग को आज़ादी मिल गई, उसके बाद सबसे ज़्यादा वहाँ पर गुजरात में इसके जगह खोजे गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट में है एक नोट दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घाघर नदी है, जो हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। सूरजभान मैंने शायद आई थिंक फिल्म में सुना होगा या फिर कहीं फिर सुना होगा। तो क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, घाघर नदी है, ठीक है। इसको खोजा गया था कब, 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट में लोथक एवं सुतकोदता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। आप लोग बंदरगाह के बारे में जानते होंगे कि आखिर और बंदरगाह किसे कहते हैं। यदि नहीं जानते तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज दे देना चाहता हूँ। जैसे कि एयरपोर्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ हवाई जहाज उड़ा करते हैं, उसी तरह का बंदरगाह होता है जहाँ पर जो पानी के जहाज होते हैं वे आयात निर्यात करते हैं, ठीक है। तो लोथक एवं सुतकोदता वे बंदरगाह थे, यानी कि यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबागान से प्राप्त हुआ। यानी कि देखिए जुते हुए खेत हम लोग को मिले, यानी कि वहाँ पर खेती होता था, ठीक है। हम लोग को एनालाइज कर सकते हैं कि वहाँ पर खेती होता था। और नक्काशीदार ईंटें, ये एक प्रकार के ईंट होते थे जो कि बहुत ही मजबूत होते थे। देखिए
मैंने अभी आप लोगों को ये कहा था कि ये जो ऑफिसर था यहाँ, ये आई थिंक सर जॉन मार्शल, ठीक है, ये जो सर जॉन मार्शल, इन्होंने जब दयाराम साहनी जी ने इनको कहा कि यहाँ पर कुछ अवशेष मिल रहे हैं जो कि मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित है, तो इन्होंने ऐसा नहीं कहा, उनके बात उन्होंने कहा इसलिए इन्होंने वहाँ पर खुदाई नहीं की, बल्कि इनका भी कुछ मतलब मोटिव रहा होगा। जैसे कि यहाँ इनका क्या मोटिव था एक्चुअल में, देखिए उस टाइम में रेल की पटरी बिछाना था, ठीक है, तो उसके लिए ईंट चाहिए थी जो कि बहुत ही मजबूत चाहिए थी। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया, उठा करके ले चल गया और उसके बाद फिर रेल की पटरी बनाई। देखिए यहाँ पर जो कहाँ गए हम लोग, यहाँ नक्काशीदार ईंटें, ये बहुत ही मजबूत ईंट होते थे, तो इसके यूज के लिए उन्होंने यहाँ पर खुदाई की और बहुत सारे ईंट यहाँ से उठा करके ले चले गए, ठीक है। और नेक्स्ट में कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नान घर संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसका मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। यानी कि देखिए अभी हम लोग स्विमिंग पूल का यूज करते हैं, लेकिन उस टाइम में सोचिए, आज से लगभग कितना साल मैंने बताया आप लोगों को, लगभग 3,500 साल पहले, उतना साल पहले यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाया जाता था। कैसे, जो मतलब कह सकते हैं अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल होते हैं वे बनाए जाते। तो सोचिए कि ये लोग कितने विकसित थे, ठीक है। और इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हैं कि कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ मतलब एक एनालाइज कीजिए कि कितना मतलब विकसित रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट में अग्निकुंड लोथक एवं कालीबागान से प्राप्त हुए। अग्निकुंड लोथक एवं कालीबागान से प्राप्त हुए। अग्निकुंड यानी कि कह सकते हैं अग्निकुंड आई थिंक आग का कुछ करता होगा, जैसे यज्ञ हो गया, इस टाइप के वहाँ पर होता था, ठीक है। लोथक एवं कालीबागान से प्राप्त हुए, यानी कि इस एरिया में लोथक एवं कालीबागान में यज्ञ होते थे, या फिर कह सकते कि अग्निकुंड में भी हो सकता है कि मैरिज यानी कि विवाह होता था, इस टाइप के कुछ प्रचलन रहा होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट में मोहनजोदड़ो से प्राप्त है कि सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है। उसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंस, हाँ ये भैंसा विराजमान है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से जो हम लोग को कह सकते हैं कि भगवान का मूर्ति मिला, उसके इस तरह के मतलब जानवर विराजमान हैं। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि उस टाइम के लोग इन देवी देवताओं को मानते थे और कह सकते कि जानवरों को ज़्यादातर पूजा करते थे, ठीक। मतलब ये जब हाथी, गेंडा वे लोग भगवान मानते तो इन लोगों को भी पूजते होंगे, जैसे अभी गाय को पूजा जाता है, ठीक है, हिंदू धर्म में, तो उसी तरह का रहा होगा। तो नेक्स्ट में है कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी एवं कैसे मूर्ति मिलती है। यानी कि उस टाइम में क्या होता था कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी मतलब नाचने वाले, ठीक है, तो उस टाइम में डांस होता था, यानी कि नृत्य होता था, ठीक है। नेक्स्ट में हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकलन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयतकार मुहर में स्त्री से गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई। देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या होता है कि देखिए आपको कहीं कहीं पर ऐसा प्लेस मिलेगा जहाँ पर आपको स्त्री का बहुत ही मतलब यानी कि वहाँ पर बहुत ही वैल्यू दिया गया है, ठीक है। और कहीं कहीं पर आपको ऐसा मिलेगा कि जहाँ पर स्त्रियों को वैल्यू नहीं दिया गया, उन लोगों को नीच माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकलन मिलता है। यहाँ से प्राप्त आयतकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिख रहा है। यानी कि सोचिए कि यहाँ पर कितना वैल्यू दिया जाता है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है। यानी कि यहाँ प्रकृति का भी बहुत ही पूजन होता था, यानी कि पेड़ पौधा का भी पूजा होता होगा और स्त्री का भी बहुत ही यहाँ पर आदर सम्मान होता होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं मन के बनाने के कारखाने लोथक एवं चन्हुदड़ों से मिलते हैं, ठीक है। यानी कि मन के आई थिंक आप लोग नहीं जानते हो तो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मन के क्या होता है। देखिए जो जाप करते हैं ओम ओम, या फिर मुसलमान धर्म में भी होता है जैसे अल्लाह अल्लाह, जिसे मतलब जाप कर, ये जो मतलब गोली गोली टाइप का रहता है ना, तो उसे मन के कहते हैं, ठीक है। तो मन के बनाने का कारखाने लोथक एवं चन्हुदड़े में मिले हैं। यानी कि उस टाइम में भी कारखाने थे और जो कि इस तरह के जाप करने वाले चीज़ों को बनाते थे, मन के बनाते थे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में सिद्धू सभ्यता की लिपि भावना चित्रात्मक है। ये लिपि दाईं से बाईं की ओर जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं की ओर और दूसरी बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी।
यानी कि ये भावना चित्रात्मक मतलब क्या होता है कि देखिए आप ऐसा समझ लीजिए कि देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर डीप में जाऊँगा, ठीक है, कि एक्चुअल में ये क्या कहना क्या चाह रहा है। देखिए सबसे पहले जो लैंग्वेज बना होगा वो डायरेक्टली इस तरह का नहीं रहा होगा कि क ख ग इस तरह का लिख दिया या फिर ABCD इस तरह का नहीं रहा होगा। क्या होता था कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक आदमी का चित्र दे दिया, यानी कि एक आदमी को छाप दिया, तो यहाँ पर मतलब है कि यहाँ आदमी है, ठीक है। एक घर का पिक्चर बना दिया, मतलब यहाँ पर घर है। फिर यहाँ पर मान लीजिए जानवर का पिक्चर बना दिया, मतलब यहाँ जानवर है, या फिर दौड़ रहा है। तो इस तरह के मतलब कह सकते कि एक आइकॉन बना दिया करता था जिससे लोग समझते थे। तो ये उस टाइम में क्या कौन सा लैंग्वेज चलता था, भावना चित्रात्मक, यानी कि ये लोग एक दूसरे का भाव, अपना भाव दूसरे के साथ व्यक्त करते थे। तो इसी को हम लोग भाषा कहते हैं। लेकिन उस टाइम में एक कह सकते कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज कह सकते हैं टेक्स्ट नहीं होता था, जैसे कि क ख ग या फिर ABCD इस तरह का कोई नहीं होता था। वहाँ पर लोग सिर्फ कह सकते कि आइकॉन बना देते थे, उसी से लोग समझ जाते थे। और ये क्या कर रहा है कि जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से, यानी कि पहली पंक्ति दाईं से इधर दाईं से बाईं की ओर और दूसरी बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। इस टाइप से मतलब लिखा जाता था। और यहाँ पर प्रमुख स्थल दिया गया है, उसके बाद फिर नदी है, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लेस है। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ लिखा है, देखिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, और उसके बाद फिर ये इस टाइप के मतलब प्लेस दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए। और नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, सॉरी, हाँ, लोन लेखन कला की उन्नति प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलता है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक ऐसा काल जिसे हम लोग कह रहे थे, कौन सा काल था वो, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक काल ये है, यानी कि सिद्धू सभ्यता है। और हम लोगों ने एक ऐसा भी काल देखा था, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ, चलिए देख लेते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग उस काल को कहते हैं जहाँ पर मतलब लोग कह सकते कि एक लैंग्वेज का, कोई भी लैंग्वेज का विकसित नहीं हुआ था, तो उसे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी, यानी कि लेखन, यानी कि यहीं पर हम लोग कह सकते कि स्टार्टिंग हुआ लिखने का, क ख या फिर कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग होता है सुमेरिया की सभ्यता से, ठीक है। इसे आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। और नेक्स्ट में कि सिद्धू सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाए। ये आई थिंक मैं नहीं जानता हूँ कि ग्रिड पद्धति क्या होता है, तो इसे आप लोग कमेंट करके देखिए, और मैं भी इसके बारे में रिसर्च करता हूँ कि आखिरकार ये ग्रिड पद्धति क्या है। उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट में लिखिए, उसके बाद फिर मैं भी रिसर्च करके मतलब उसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथक नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि उस टाइम के लोग देखिए कितना विकसित थे, यानी कि उन लोग की समझ कितनी थी कि वे लोग घर बनाते तो पीछे की ओर दरवाज़ा या फिर खिड़की रखते थे, ताकि देखिए आपको धूल ना लगे, या फिर कह सकते कि मान लीजिए आप बहुत ही स्पीड से आ रहा है कोई भी बाइक या फिर कुछ भी, तो उससे में भी हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो सकता है। और आप देखिएगा यदि बड़े बड़े शहर में यदि आप जाते होंगे तो वहाँ वे लोग पीछे की ओर दरवाज़ा रखते हैं। इवन आप अपने शहर में यदि जाइएगा तो वहाँ मेन गेट पर कोई एक दुकान बना देता है, उसके बाद फिर पीछे से वे लोग दरवाज़ा रखते हैं। तो सोचिए उस टाइम के लोग कितना मतलब ये विकसित या फिर कह सकते कि समझदार थे, ठीक है। केवल लोथक नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले थे, यानी कि लोथक नगर जो थे वहीं के लोग सिर्फ ऐसे थे जो सड़क की और अपना दरवाज़ा रखते थे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में सिद्धू सभ्यता के मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी, यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला फसल गेहूँ और जौ ही था, और उसके बाद हम लोगों ने यूज़ किया यानी कि खाना शुरू किया सबसे पहले चावल को, ठीक है, यानी कि धान वही चावल। और नेक्स्ट में सेंधावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ठीक है। यानी कि उस टाइम के लोग भी शहद जो कह सकते कि किस तरह से निकाला जाता था वे लोग जानते थे। सोचिए आज से लगभग 3,500 साल पहले शहद मतलब कह सकते कि उन लोगों को ये पद्धति पता था कि किस तरह से शहद निकाला जाता है, और इसके फ़ायदे भी नुकसान भी पता होगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट में मिट्टी से बने हल का साहित्य बनमाली से मिलता है। देखिए मिट्टी से बने हल कैसे होता है, तो सोच करके देखिए, मिट्टी से बना हल, तो सोचिए उस टाइम में कितना जीनियस रहा होगा। यानी कि उस टाइम में गेहूँ और जो जैसे मिला ही तो मिट्टी का हल मिला, यानी कि उस टाइम में खेती होती थी। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट में रंगपुर एवं लोथक से चावल के दाने मिले जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साहित्य लोथक से ही प्राप्त हुए। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, सबसे पहले हम लोगों ने यूज किया चावल को, ठीक है, यानी कि खाने के लिए यूज किया चावल को, लेकिन सबसे पहले गेहूँ और जौ बना था, इसे याद कर लीजिए। सॉरी, सबसे पहले क्या बना था, गेहूँ और जौ। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया, खाना स्टार्ट किया सबसे पहले धान यानी कि चावल को, ठीक। और सबसे पहले कह सकते हैं कि रंगपुर एवं लोथक से ही हम लोग को पता साक्ष्य मिलते हैं कि यहीं से ये उगाना या फिर कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ भारत में। ठीक है, में भी हो सकता है पूरे विश्व में कहीं पर अलग, इससे भी पुराना कोई पद्धति रहा होगा, सॉरी सभ्यता रहा होगा, तो उसके बारे में नहीं बात करते। सिर्फ मतलब इंडिया में सबसे पुराना कह सकते हैं कि यहीं से हम लोग को साक्ष्य मिलता है कि यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था। फिर नेक्स्ट में सुरकोदता, कालीबागान एवं लोथक से सेंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। यानी कि उस टाइम के जो सेंधवकालीन के घोड़े थे, अस्थि पंजर यानी कि जो पंजरा होता है, पंजरा आप में भी समझते होंगे, चेस्ट का जो हड्डी होता है, बोन होता है, तो उसे हम लोग अस्थि पंजर कहते हैं। मतलब उस टाइम वहाँ घोड़े के बोन्स मिले, यानी कि घोड़े के हड्डी मिले, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि उस टाइम में लोग घोड़े का भी यूज करते थे। मतलब एक में भी हो सकता है कि कोई सामान ढोना या फिर किसी का शौक भी रहा होगा, इस टाइप के रहते होंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट में तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, यानी कि नाप तोल जो करते थे, जैसे कि कोई भी सामान का वजन ढोना, उसको 16 के अनुपात में रखा गया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट में सेंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाले बैलगाड़ी या भैंसगाड़ी का उपयोग करते थे। मतलब आज से लगभग 3,500 साल पहले बैलगाड़ी या फिर 2 पहिए वाले, मतलब जो बैल या फिर जानवर लोग, सबसे पहले लोग क्या करते थे, जानवर पे ही मतलब पूरा अपना जो सामान होता था उसे ढोने के लिए दे देते थे। लेकिन उसके बाद फिर पहिए का जब आविष्कार हुआ तो लोग उसको मतलब कह सकते हैं जानवर को भी थोड़ा सा आराम दे दिया और ज़्यादा स्पेस मिल गया, जिससे कि वे लोग ज़्यादा सामान ढो सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में है मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। यानी कि मेहुला मतलब भी सिंधु सभ्यता ही होता है। ठीक है, जो कि मतलब मेसोपोटामिया के अभिलेख, ये जो मतलब ये अभिलेख है, उसमें यदि आपको कहीं पर मान लीजिए कि मैं भी हो सकता है कि ये आप कहीं पर पढ़ें तो वहाँ पर यदि मेहुला शब्द लिखा रहेगा तो उससे आप सिंधु सभ्यता ही समझिएगा। और देखिए इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मेहुला जैसे है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग कहीं के ऊपर पढ़ रहे हैं कि सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता को भी सिंधु सभ्यता ही बोला जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि सिंधु सभ्यता किसको कहते हैं। मे भी हो सकता है कि कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे और फिर आपको यदि सिंधु सभ्यता मिलेगा तो आपको याद हो जाएगा पूरा वीडियो। ठीक है, लेकिन सिंधु सभ्यता आप सोच रहे कि अभी सिंधु सभ्यता क्या होता है, तो याद कर लीजिए कि सिंधु सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहा जाता है। और यदि आप मेसोपोटामिया यदि पढ़ रहे हैं अभिलेख, ये कौन सा अभिलेख है पता नहीं, लेकिन वहाँ पर यदि आपको मेहुला शब्द मिलेगा तो वो मतलब सिंधु सभ्यता ही है। ठीक है, नेक्स्ट में संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वाणिक वर्ग के हाथों में था। वाणिक वर्ग में भी हो सकता है, ये वाणिक वर्ग भगवान का है, मतलब आई थिंक विष्णु इस तरह का कुछ रहा होगा। ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, थोड़ा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि गलत जानकारी देना बेकार बेफुजूल होगा। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में भी मैं इसका जवाब दूंगा। और फिर नेक्स्ट में आते हैं, पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के में भी हो सकता है कि वहाँ के लोग एक दूसरे से बहुत ही मेल खाते थे। मेरा आवाज़ थोड़ा डाउन हो गया है क्योंकि
बहुत ही 24 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया, ठीक है। फिर भी चलिए थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा स्पीड लेते हैं यहाँ से। सिंधु सभ्यता के लोग धरती के उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, यानी कि धरती को भी वे लोग पूजते थे, ठीक है। उर्वरता यानी कि कह सकते कि वहाँ पर फसल जो उगता था, तो मतलब सिंपल यदि कहें धान की खेती होती थी या और गेहूं की खेती होती थी, तो इससे उन लोग का पेट चलता था, इसलिए वे लोग पूजा करते थे, यानी कि धरती को बहुत ही शुभ मानते थे या और पूजा करते थे, ठीक है। और वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साहित्य भी सिंधु सभ्यता से मिले, यानी कि वे लोग पेड़ पौधों का भी पूजा करते थे। जैसे कि हम लोगों ने एक देखा था जिसके एक स्त्री के गर्भ में पेड़ मतलब रहा है, तो वहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि पेड़ पौधों का भी पूजा होता है, ठीक है। तो इससे मतलब उन्हीं साहित्यों से हम लोग पता चलता है कि वहाँ पर पेड़ पौधों को भी पूजा जाता था और उसके बाद फिर धरती को भी पूजा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट में स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासन का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। देखिए स्वास्तिक चिन्ह जो इस तरह का रहता है, ये इस तरह का, समझ रहे हैं आप, इस तरह का मतलब आई थिंक ये जो मतलब ये इस टाइप का, ठीक है, समझने की कोशिश की। और यहाँ पर जो पॉइंट रहता है, तो फॉ आई थिंक कहा जाता है, नहीं फॉ नहीं कहा जाता, तो उस टाइप का जो मतलब आइकॉन रहता है जिसे शुभ लाभ के टाइम में लिखा जाता है इस टाइप के, तो वो स्वास्तिक चिन्ह होता है, ठीक है। तो वो स्वास्तिक चिन्ह यहीं की देन है, हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, ठीक है। इस चिन्ह से सूर्योपासन का अनुमान लगाया जाता है, यानी कि कब मतलब सूर्यास्त होगा, उसके बाद फिर कब सूर्य निकलेगा, इसका एनालाइज किया जाता था। उसके बाद फिर क्या है, सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। अब सोचिए सिंधु घाटी है लेकिन वहाँ पर कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, यानी कि उस टाइम में भी हो सकता है कि हम लोग कुछ मिला नहीं होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वे लोग मंदिर नहीं बनाते थे, अपने घर में ही पूजा पाठ किया करते थे, ठीक है। इसका आप अपने माइंड में भी सोच करके देखिए कि यही 2 रीज़न हो सकता है, मैं भी और भी यदि रीज़न है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं हर बार बोलता हूँ कि कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि वहीं हम लोग एक जगह है या फिर कह सकते हैं कि प्लेस है जहाँ पर हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या है कि सिंधु सभ्यता की मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। देखिए उपासना मतलब यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आप उपासना यदि आप कह सकते कि रोज़ा या फिर कह सकते हैं उपवास, इसे उपासना मतलब वो नहीं होता है। एक्चुअल में उपासना मतलब मान लीजिए आपको उपासना करना है भगवान का, तो आप उसके सामने बैठ जाइए और एकदम पूरा ध्यान उसी के केंद्रित कर दीजिए, यानी कि पूरी तरह से भगवान को ही याद कीजिए, ठीक है। और यदि आप कह सकते कि मातृ देवी, यानी कि ऐसा कर सोच लीजिए कि हम लोग को विद्या का यानी कि नॉलेज लेना है, तो ठीक है, तो पूरी तरह से हम लोग अपना कॉन्सेप्ट रख देते हैं, अपना माइंडसेट रख देते हैं कि हम लोग को यही चीज़ करना है, तो उसे हम लोग उपासना कहते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट में पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। जैसे कि आज भी हिंदू सभ्यता में कुबड़ वाला सांड को बहुत ही पूजा जाता है, तो उस टाइम के लोग भी इसे पूजते थे, ठीक है। यानी सोच सकते कि ये कितना पुराना रीति रिवाज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में स्त्री मृत्यु यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मात्र सतमातक था, यानी कि कह सकते कि धरती हमारी माता है, इसी कॉन्सेप्ट को वहाँ से मतलब उतना इतना पहले का है ये, ठीक है। यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, मिट्टी की मूर्ति, यानी कि स्त्री का मिट्टी की मूर्ति मिल रहा है, यानी कि वो लोग माता अपने जो स्त्री हैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते थे, ठीक है। देखिए कहीं कहीं पर मैंने आप लोग बताया कि कहीं कहीं पर हम लोग को ऐसा मिलेगा जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है, और कहीं कहीं पर आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पर ऐसा प्रचलन है कि औरतों को अपना सर को मतलब ढक करके रखना होता है। इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट में कि सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। आज से लगभग कितना, मैंने हर बार आप लोगों को बताया कि लगभग 3500 साल पहले ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र का प्रयोग होता था। तो सोचिए ये कि जो हम लोग कपड़ा बनाने की पद्धति है ये कितना पुराना होगा,
ठीक है, मतलब कपड़ा हम लोग कितना सालों से पहन रहे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट में मनोरंजन के लिए सेंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पंछियों का आपस में लड़ना, चौपड़ और पास खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। यानी कि जो मनोरंजन, जैसे कि हम लोग अभी क्रिकेट खेलते हैं, वीडियो गेम और बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, तो उसके उस टाइम में क्या था कि एक्चुअल में शिकार किया जाता था। उसके बाद फिर मछली पकड़ा जाता था। ये तो अभी लगभग ख़त्म ही हो चुका है और शिकार नहीं करना चाहिए, ठीक है, घट गया है। और पासा खेल, जैसे कि वो जो आई थिंक देखे होंगे आप लोग महाभारत में पासा किसे कहते हैं जानते होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में कि सिद्धू सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी कि उस टाइम में डिजाइन भी, यानी कि कह सकते कि फैशन भी था। और उसके बाद फिर नेक्स्ट में है कि सिद्धू घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। अरे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि सिद्धू घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। यानी कि उस टाइम के लोग कह सकते कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, में भी हो सकता है, क्योंकि तलवार से यदि परिचित नहीं होगा तो उस टाइम के लोग पता ही नहीं था कि किस तरह से, मतलब हथियार कह सकते कि नहीं थे, ये पता चलता है में भी। और नेक्स्ट में कि कालीबंगान एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगान का अर्थ है काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों का खेत जोते जाने और अग्नि पूजन की प्रथा का प्रमाण मिलता है। देखिए कालीबंगान एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल था, मतलब यानी कि उस वहाँ पर क्या था कि एक दीवार था, ठीक है, ये दीवार मतलब पूरी तरह से एक पूरा जो साम्राज्य है, यानी कि कह सकते कि ये मान लीजिए ये पूरा शहर है, तो वो पूरा शहर को एक दीवार से घेरा गया है, ठीक है। और वहाँ पर लोग अपना रहते थे, उसके बाद फिर घर बनाते थे और हल जोतते थे या फिर अग्नि पूजा करते थे, जो भी करते थे वो वहीं पर करते थे। तो सोचिए कि कितना सिक्योरिटी में रहते थे, यानी कि मान लीजिए मे भी कहीं से युद्ध हुआ तो वे लोग बचे रहते थे। मतलब कह सकते कि आज हम लोग जो यूज़ करते हैं तो वे कितने पुराने थे। यानी कि आज जो हम लोग इतना विकसित हो चुके हैं, तो ये जो विकसित हम लोग जो अभी सोच रहे कि हम लोग इतना विकसित है, तो वो लगभग आज से लगभग 3500 साल पहले हो चुका था। और क्या रीज़न हो सकता है कि ये लोग मिट गए, या फिर कह सकते कि पूरी तरह से इसका सभ्यता ही ख़त्म हो गया। देखेंगे इसको। देखिए पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता की प्रचलित थी। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक जगह हम लोगों को कहाँ मिला कि वहाँ पर बहुत ही स्त्रियों को वैल्यू दिया जाता था, और यहाँ पर हम लोग को क्या मिल रहा है कि पर्दा प्रथा, यानी कि लड़कियों का या फिर कह सकते हैं कि औरतों का पर्दा करना, तो ये सिंधु सभ्यता में पाई जाती थी। और उसके बाद फिर वेश्यावृत्ति, यानी कि कह सकते हैं कि इसे ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं हम लोग। देखिए ये वेश्या आप लोग समझते होंगे, मैं भी इसको हम लोग जनरल माइंड में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन देखिए ये मेनली किसी का मजबूरी भी होता है, और कोई शौक से भी करता है और कोई पैसे के लिए भी करता है। तो ये काम उस टाइम में भी होता था, और मैं भी हो सकता कि ज़बरदस्ती भी किया जाता होगा, ठीक है। और नेक्स्ट में कि शवों को जलाने एवं गाड़ने, यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथक एवं कालीबंगान में युग्म समाधि मिली है। यानी कि उस टाइम के लोगों को जब मौत हो जाती थी तो लोगों को दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। ये अभी हम लोगों ने हिंदू और मुस्लिम में बांट लिया कि हिंदू होंगे तो आपको जलाना होगा, और इवन यदि आप मुस्लिम होंगे तो आपको दफनाना होगा। ये कुछ इन इशू नहीं है, आप जला भी सकते हैं। और देखिए मे भी एक ऐसा, यदि मान लीजिए कि किसी आदमी को एक ऐसा रोग हो गया जिससे वो फैल सकता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ वायरस आ गया, ठीक है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, उसको आपको जलाना ही होगा, क्योंकि उसके शरीर से भी वायरस फैल सकता है। तो उस टाइम में आप यदि मुसलमान है तो वो भी आपको जलाना ही होगा। और मे भी ऐसा भी रीज़न हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को दफनाना होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रचलित थे, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि हिंदू सभ्यता में जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं, सिंधु सभ्यता का विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। यानी कि सिंधु सभ्यता में भी
सिंधु सभ्यता का विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था, यानी कि ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर बाढ़ आया होगा इसलिए पूरी सभ्यता खत्म हो गई है। सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता, ठीक, सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता। तो ये जो मतलब ये इतना विकसित देश था, या फिर कह सकते कि विकसित राज्य था, कुछ भी समझ लीजिए, शहर या फिर सभ्यता थी। तो इसका मेनली कारण क्या था कि ये लोग विलुप्त हो गए, उसका कारण मेनली माना जाता है बाढ़, ठीक। और उसके बाद फिर नेक्स्ट में आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, ठीक है। जो मिट्टी पकी हुई आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, बस याद कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। मैं जानता हूँ कि मेरा एकदम आवाज़ लो हो चुका है क्योंकि ये लगभग 35 मिनट तक चला। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।